आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस खबर की बात करेंगे सबसे पहले जो लगभग पिछले 24 घंटे में पॉलिटिकल सर्कल्स में ट्रेंड कर रही है और अभी तक इस गुत्थी का सही जवाब मिला नहीं है। ये खबर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। कल रात इसी बुलेटिन में यानी ब्लैक एंड व्हाइट में हमने ये न्यूज ब्रेक की थी और तब से लेकर अब तक कयास तो बहुत लग चुके, लेकिन सही जवाब नहीं मिला कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अचानक से चलते हुए सत्र में इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई। 23 जुलाई का वाइस प्रेसिडेंट का जयपुर का दौरा था, 23 जुलाई को जाने वाले थे, फिर रात में इस्तीफा क्यों अचानक दे दिया। क्या बीमारी बताकर इस्तीफा देना सिर्फ एक बहाना था? अगर उपराष्ट्रपति बीमार थे तो फिर उन्होंने मॉनसून सत्र की कार्यवाही कैसे चलाई? क्या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप जगदीप धनखड़ से नाराज चल रही थी? क्या धनखड़ की विपक्षी नेताओं के साथ ज्यादा नजदीकी दिख रही थी? क्या जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया? आज की पूरी सियासत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जगदीप धनखड़ के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी उनका करीब 2 साल का कार्यकाल बाकी था। उनके इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अपडेट जान लीजिए कि इस्तीफे के बाद आज क्या क्या हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। गृह मंत्रालय ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हरिवंश जी ने ही आज सुबह 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की। इससे धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। ये समझने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये एक्स पर पोस्ट देखिए। इसमें जो बातें लिखी है उनसे बहुत हद तक घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। जयराम रमेश ने लिखा है कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से JP नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये तमाम बातें जयराम रमेश लिख रहे हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि पूरा विपक्ष लगातार एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहा है कि अचानक इस्तीफा क्यों दिया, दाल में कुछ काला है। ऐसे में जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसमें आगे उन्होंने लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। जाहिर तौर पर जयराम रमेश वैसे तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। इसके लिए आपको पहले जरा राज्यसभा की कल की कार्यवाही देखनी होगी। कल राज्यसभा की कार्यवाही में जो पहला पॉइंट जानिए जिसकी वजह से विवाद हुआ, 11:35, जिसमें खड़गे की तरफ से पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था तो खड़गे ने बोलना शुरू कर दिया। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, इस तरह की बातें उन्होंने एक के बाद एक बोलनी शुरू की। यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन डिटेल्स भी वो खुलकर मांग रहे थे। इस बीच लगातार सरकार की तरफ से इंटरवीन किया जा रहा था, लेकिन धनखड़ ने लीडर ऑफ द हाउस यानी कि JP नड्डा को बोलने का मौका नहीं दिया। इधर से JP नड्डा लगातार अपनी बात रखना चाहते थे, उधर से धनखड़ खड़गे को चुप नहीं करवा पा रहे थे। 4 मिनट बोलने के बाद JP नड्डा को मौका मिला तो फिर से खड़गे और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से शोर करने की कोशिश हुई और इसी के बाद JP नड्डा ने वो बात कही जिसका विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। ये JP नड्डा ने चेयर को नहीं बल्कि विपक्ष के सांसदों को बोला था। पहले ये सुनिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I
not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. लेकिन इस्तीफे की एकमात्र यही वजह तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ इसी वजह से इस्तीफा ले लिया गया हो, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सरकार को असहज के साथ साथ हैरान कर दिया था। सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। कल शाम लगभग समझ लीजिए 4:07 पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने ऐसे प्रस्ताव पर दोनों सदनों में नोटिस दिए जाने से जुड़े नियमों का हवाला दिया। और यही नहीं, जगदीप धनखड़ ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से राज्यसभा में यह भी पूछ लिया कि क्या लोकसभा में भी जस्टिस वर्मा पर महाभियोग वाला यह प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर कानून मंत्री ने जवाब दिया कि लोकसभा स्पीकर को विपक्ष और बीजेपी के सांसदों के नोटिस मिल गए। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद संसद में ही राजनाथ सिंह के ही ऑफिस में शाम को 5 बजे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद बुलाए गए और एक कागज पर उनके दस्तखत लिए गए। तब तक इन सांसदों को पता नहीं था कि ये दस्तखत किस वजह से लिए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के सांसदों ने एक कोरे कागज पर दस्तखत किए थे। बताया जा रहा है कि सरकार को इसकी जानकारी थी नहीं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर सरकार को बताया गया होता तो सत्ता पक्ष के सांसद भी उस प्रस्ताव पर दस्तखत करते। ये सरकार के लिए बड़ा, आप समझ ही रहे किस तरह से बातें सामने आई, एम्बैरेसमेंट था। इसीलिए बताया जा रहा है कि बीएसी की बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू दोनों ही नहीं पहुंचे, क्योंकि तब तक बीजेपी के सीनियर नेताओं को ये सारी जानकारियां दी जा चुकी थी और उसके बहुत तुरंत आनन फानन में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ। अब धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा मचा है, विपक्ष इसे अपनी तरह से ट्विस्ट कर रहा है। सत्ता पक्ष उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे की खबर पर अड़ा हुआ है। देखिए, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। पिक्चर उतनी भी क्लियर नहीं जितनी बताने का प्रयास हो रहा है। बहुत सारी परतें हैं जो कि खुलेंगी आने वाले दिनों में। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उचित समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। उपराष्ट्रपति देश का सेकंड सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पद पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसकी नियुक्ति होती है हो जाए, उसके बाद ही किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित होगा। कुछ समय बाद जरूर सच्चाई सामने आएगी कि किस कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और एकदम से अचानक से इस्तीफा देना हर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चीज अंदर गलत चल रही है और जल्दी उस चीज के सामने आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आने वाले समय में और भी इस्तीफे हो जाएं। अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। सरकार की तबीयत खराब, प्रॉब्लम ये है, तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाति मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं,
किसी को अगले पल का पता है? डॉक्टर ने बोला होगा टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं स्वास्थ्य की वजह से, तो उस बात को छोड़ देना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज वक्त है इस बात का कि धनखड़ साहब जब भी वहां बैठे, उन्होंने प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसा वातावरण बने ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए। हेल्थ का ग्राउंड में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। हमको जो है उनका फेस वैल्यू जो है, उसका कंटेंट्स का जो फेस वैल्यू है, उसको लेके चलेंगे। मन में हमारे भी सवाल हैं और केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि क्या हेल्थ एक कारण है या उनको किसी तरीके से उन पे के ऊपर कार्रवाई की मांग हुई या कुछ हुआ है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? जगदीप धनखड़ का ये पूरा कार्यकाल विवादों से भरा हुआ भी रहा है, खासतौर पर उनके निशाने पर न्यायपालिका भी रही। इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनके निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार हुआ करती थी। लगातार उनकी ममता बनर्जी से विवाद की खबरें आती थी। वो उपराष्ट्रपति बने तो ये कहा गया कि ममता बनर्जी से भिड़ने का इनाम दिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विपक्ष ने कई बार उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का खुला आरोप लगाया, उन्हें पक्षपाती सभापति कहा। 2023 में धनखड़ ने किसान आंदोलन पर कहा था कि ये सड़क पर बैठकर देश को बदनाम कर रहे हैं और ये असली किसान नहीं है। इस पर किसान संगठनों ने आपत्ति जताई थी। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब दिसंबर 2023 में, जो पिछली सरकार के आखिरी शीतकालीन सत्र में 141 सांसदों का निलंबन हुआ था, इनमें धनखड़ ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित किए थे, 34। निलंबन के विरोध में जब विपक्षी सांसद धरना दे रहे थे तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ की नकल की थी। वो अलग अलग पोज देकर धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे। वहां राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। अगले दिन धनखड़ ने इसे अपनी जाट पहचान और किसान पृष्ठभूमि का मुद्दा बना दिया था। देखिए कैसे कल्याण बनर्जी ने 2023 में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और वीडियो बनाया जा रहा था। Mr. Roy, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am dead. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is sick. My spine is very straight, very straight. I am so tall. I am so tall. तो ये वो हिस्सा है जब कल्याण बनर्जी नकल कर रहे थे, शारीरिक रूप से मजाक उड़ा रहे थे वो शारीरिक रूप से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। इसके बाद इसी रीढ़ की हड्डी पर सदन में जबरदस्त जवाब दिया था जगदीप धनखड़ ने। लेकिन अब सवाल ये आपको दिखाएंगे हम कुछ ही देर में कि उन्होंने क्या कहा था। रीढ़ की हड्डी का मजाक उड़ाने वाले आज क्यों उनके फैन होकर उनकी तरफ से बातें कर रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। लेकिन अब आगे क्या होगा? पहला सवाल, क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा? तो जवाब है कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? संविधान के मुताबिक यथाशीघ्र चुनाव कराना होगा।
हालांकि संविधान में कोई समय सीमा इसकी तय नहीं की गई है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था, तो क्या नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 27 तक ही होगा? नहीं, नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। कई बार संसद में ऐसे मौके आए जब जगदीप धनखड़ की विपक्षी सांसदों से खूब भिड़ंत हुई। विपक्षी सांसद कुछ कहते तो जगदीप धनखड़ सीधा जवाब देते। कई बार तो ये जवाब तंज और व्यंग से भी आगे बढ़ जाते हैं। हमने उनके कुछ सिलेक्टेड बयानों का आज एक संकलन आपके लिए तैयार किया है, जिसे आपको सुनना चाहिए। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, you know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. कल विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद। I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me. आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर तंबीर भाई, you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always. मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अब पूरी बहस इस बात की हो रही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई तरह के नाम हैं, बिहार से लेकर केरल तक के नाम चल रहे हैं। इन नामों पर अभी सिर्फ कयास है, बनेगा कौन ये पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी ये हम आपको जरूर बता देते हैं। चुनाव आयोग को अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को सीधे आम लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सांसद चुनते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। फिर इसके बाद राजनीतिक गठबंधन अपने अपने उम्मीदवार का नामांकन भरेंगे। फिर वोटिंग में सारे सांसद वरीयता के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से प्रत्याशियों की रैंकिंग करेंगे और उसके बाद से वोट। देखिए, अब ये देखिए कि जीत के लिए कितने वोट की जरूरत होगी। संसद की मौजूदा ताकत है 782 सांसदों की, तो जीत के लिए जादुई नंबर हुआ 392 वोटों का या इससे ज्यादा वोट। तो 392 ये जादुई आंकड़ा है, इससे ऊपर हो सकता है। अगर कैजुअल वैकेंसी है विच इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन और अदर नेचुरल रीजंस,
तो उस केस में इलेक्शन कमीशन को 6 मंथ्स के अंदर नए इनकम्बेंट को इलेक्ट करके परिणाम दे देना चाहिए। तो इस केस में वो वाला लागू होगा कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी इलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये जो है चुनाव दिल्ली में ही हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर इसमें अल्टरनेटली या तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होते हैं, अगर पिछली बार वो रहे हैं तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो वो चुनाव कराते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ही उसमें इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन आमंत्रित करते हैं, ये सब करते हैं। तो मुझे लगता है इसकी प्रक्रिया अधिक से अधिक 1.5 महीने लगता है, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह सब शामिल है। एक और कन्फ्यूजन है लोगों के बीच, जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव 5 साल के लिए ही होगा, अगले 5 साल के लिए, या बचे हुए टर्म के लिए? चुनाव जब भी होगा तब 5 साल के लिए ही होगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी के समय चुनाव हो, चाहे वो नियमित वैकेंसी के समय चुनाव हो। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जिस तरह से हुआ, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अब चर्चा इसी की करेंगे, क्योंकि राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग बहुत दिनों से ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके बहुत से संकेत मिलते हैं, जैसे कि अभी तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है, संगठन में भी विस्तार बाकी है। हालांकि इस पर एक वक्त पर गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत ही जबरदस्त दबाव दिया था, जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग आखिर अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा छोटा मोटा संगठन नहीं है, हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, टाइम लगता है। लेकिन सवाल यही है कि अध्यक्ष का चुना जाना, विस्तार क्यों नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ होगा तो फिर कैबिनेट का भी विस्तार होगा। तो फिर सवाल है कि बीजेपी तय करने में वक्त क्यों ले रही है। क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, या फिर किन्हीं वजहों से सहमति नहीं बन पा रही है। करीब 13 महीने बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता था। बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, 240 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसी के बाद से बीजेपी में उठापटक भी शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीतिक गतिविधियां लगातार चल रही हैं। पार्टी के अंदरूनी गलियारों में हलचल है, फैसलों को लेकर बैठकों का दौर जारी है और चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले अध्यक्ष का पद, जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब तो लोग ऐसा मानकर बैठे हैं कि अब तो जिस दिन आएगा उस दिन आ जाएगा, इस पर चर्चा भी क्या की जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी अब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जहां निर्णय तेजी से लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले लंबा मंथन चलता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखिए दूसरा मुद्दा, अगर आप देखें तो सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में सांगठनिक चुनाव है उनके बाद ही संभव है। लेकिन इन राज्यों में सांगठनिक चुनावों की तिथि अभी तय नहीं हुई है, जिससे ये प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार पार्टी की रणनीति युवा चेहरों को आगे लाने की है। साथ ही ये विचार भी किया जा रहा है कि वर्तमान कैबिनेट को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसका मतलब समझिए, बीते तमाम चेहरे याद कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे कई लोग आपको देखेंगे जो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अचानक उन्हें कह दिया गया कि अब आपको संगठनात्मक काम करना है, बीजेपी के लिए काम करना है, और अनुशासन के तहत वो बीजेपी में अब किसी ना किसी पद पर मौजूद है और कैबिनेट मंत्री पद उनके लिए इतिहास हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी बड़े फैसले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा। पार्टी नेतृत्व इन फैसलों को लेकर जल्द ही निर्णायक कदम उठा सकता है। सूत्र बताते हैं कि 8 राज्यों में कैबिनेट विस्तार की योजना लगभग तैयार है और इसका क्रियान्वयन निकट भविष्य में किया जा सकता है। ये सब तो वो दिख रहा है जो होना ही है, आज नहीं तो कल, मतलब
समय बस होना है और जिसमें होना ही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर पक क्या रहा है। खास तौर पर 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष सबसे हुई। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने का वक्त है और हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से इसकी शुरुआत हो, क्योंकि अगर धनखड़ का विकेट गिरा है तो विकेट तो और भी गिरेंगे और कई जगहों से गिरेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में वोटर रिविजन को लेकर आर पार की लड़ाई का चैप्टर आज संसद में भी खुल गया। संसद के दोनों सदनों में कामकाज तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं ने संसद के बाहर चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR के खिलाफ तख्तियां लहरा दी। इन पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे थे, क्विट SIR, स्टॉप SIR, लोकतंत्र की हत्या जैसे नारों से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दूसरे दिन SIR के खिलाफ विपक्ष का यह विरोध सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे के दूसरे दिन आया है। हलफनामे में बिहार वोटर रिविजन पर चुनाव आयोग का स्टैंड विपक्ष के लिए बहुत हार्ड है, जिसमें चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मौजूदा वोटर कार्ड साफ कह दिया वैलिड डॉक्यूमेंट मानने वाले सुझाव को न सिर्फ अस्वीकार किया है, बल्कि यह भी कहा है कि वोटर नागरिक है या नहीं यह तय करना उसका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि अगर किसी का वोटर कार्ड रद्द होता है तो सिर्फ उतने भर से उसकी नागरिकता नहीं चली जाती है। चुनाव आयोग ने आज वोटर रिवीजन का अपडेटेड आंकड़ा देकर यह साबित करने की भी कोशिश की है कि वोटर रिवीजन कितना जरूरी है, लेकिन वो आंकड़े बताऊं उससे पहले देखिए कि आज संसद में विरोध प्रदर्शन करने आए विपक्ष ने क्या कुछ कहा। बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। हमने आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था, तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर ID कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर ID बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या तक विपक्ष से बता रहा है। बिहार के वोटर रिवीजन को विपक्ष संसद तक तो ले आया, लेकिन आज शाम को चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें बताया कि अब तक की SIR प्रक्रिया में 18 लाख मृतक वोटरों के नाम उजागर किए गए हैं। 26 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है, मतलब वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं। 7 लाख वोटर्स के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं, यानी 2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं। इसके साथ चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार वोटर रिवीजन की प्रक्रिया में 97.30% कवरेज पूरा हो चुका है, जबकि सभी प्रक्रिया की लास्ट डेट 3 दिन बाकी है। उसमें कुल 90.67% फॉर्म जमा हो चुके हैं। 90.37% जो फॉर्म डिजिटाइज भी हो गए हैं। जिन 6.62% वोटर्स अपने दर्ज पते पे नहीं मिले हैं उनमें से अगर आप देखिए 2.36% मृतक है, 3.29% जगह बदली है। एक से अधिक जगहों पर एनरोल्ड वोटर 0.95 लगभग 1% है, जबकि 0.01% वोटरों की जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बिहार के वोटर रिवीजन का फैसला फर्जी वोटर्स को हटाने का है, जो या तो मृत हो चुके हैं या 2 जगहों से वोट दे रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उधर संसद के अलावा आज बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर आए थे और बिहार वोटर रिवीजन पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। तेजस्वी यादव को सुनिए। SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। बिहार के वोटर रिवीजन को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जा रही है। आज संसद में कामकाज न होने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में एक मीम साझा किया गया और पोस्ट में लिखा गया,
एसआईआर पर चर्चा से भागती मोदी सरकार। मीम में राहुल गांधी की अपीयरेंस वाला कैरिकेचर ये कहता हुआ दिखाया गया, एसआईआर पर चर्चा करो, लेकिन स्पीकर और प्रधानमंत्री जैसी अपीयरेंस वाली कैरिकेचर के बगल में लिखा गया सदन स्थगित करो। गौरतलब है कि कल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही मीम पोस्ट किया था कि इसमें स्पीकर ओम बिरला ये कहते दिखाई गए थे कि चर्चा शुरू की जाए, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसी अपीयरेंस वाले कैरिकेचर्स में ये कहते दिखाया गया था चर्चा होगी तो पोल खुलेगी, इसलिए शोर मचाओ और भागो। यानी संसद की कार्यवाही को लेकर मीम वॉर छिड़ गई है। सुनिए बीजेपी कैसे बिहार के वोटर रिविजन को सही ठहरा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त दुनिया में केवल 3 देश हैं जिनके पास सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना है। माना जाता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट अन्य देशों के किसी भी फाइटर जेट को मात देने के लिए काबिल है, सक्षम है। दावा तो यह भी किया जाता है कि इन तीनों देशों में से अमेरिका का F-35 फाइटर जेट सबसे ज्यादा घातक है। लेकिन सच्चाई देखिए, आज के दौर में वही शख्स महान कहा जाता है जिस पर कहानियां शानदार गढ़ी गई होती है। अमेरिका ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग को लेकर शानदार कहानियां गढ़ी। उसने अपने F-35 को बाकियों से ज्यादा बेहतर बताकर प्रचारित किया। लेकिन सच यह है कि पिछले 38 दिनों से ब्रिटिश रॉयल नेवी का हिस्सा रहा यही F-35 केरल के तिरुवनंतपुरम में खड़ा था और इंजीनियर्स उसे बना नहीं पा रहे थे, ठीक नहीं कर पा रहे थे। मानो कोई खटारा गाड़ी कहीं पर अटक गई हो और उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हो। 38 दिन लग गए। 25 से ज्यादा इंजीनियर्स इस फाइटर जेट को ठीक करने में लगे थे। इन्हें अब जाकर कामयाबी मिली। आज इस फाइटर जेट ने फाइनली दोबारा उड़ान भरी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट से वो निकली। ब्रिटिश हाई कमीशन ने एयरक्राफ्ट की मरम्मत के दौरान मदद करने के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। 14 जून को इस फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। तब दावा यह किया गया कि इसकी वजह खराब मौसम, फ्यूल की कमी। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस फाइटर जेट को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बताया जाता है वो खराब मौसम में उड़ नहीं पाया। ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो होते हैं वो हर तरह के मौसम में आराम से उड़ान भरने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये वजह बताई गई, मतलब अगर कल को युद्ध हो जाए, युद्ध के दिन बारिश हो रही हो, तो F-35 क्या बेकार हो जाएगा? बहरहाल ये विमान ब्रिटिश नौसेना के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स करियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ब्रिटेन ने अमेरिका से अपनी नौसेना के लिए 918 करोड़ रुपए में F-35B फाइटर जेट खरीदा था। 14 जून को अरब सागर में केरल से 185 किलोमीटर दूर ब्रिटिश नौसेना का युद्धाभ्यास चल रहा था। इस फाइटर जेट ने एयरक्राफ्ट कैरियर से अभ्यास के लिए उड़ान भरी। दावा किया गया कि जब यह एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में घुसा तो इसमें खराबी आ गई और फिर तिरुवनंतपुरम में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ब्रिटिश नेवी के इस फाइटर जेट की भारतीय एयर स्पेस में आने की कोई योजना नहीं थी, इसीलिए इस फाइटर जेट को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा मिली। लेकिन इनमें भी 2 तरह के दावे मुख्य तौर पर खूब छाए हुए थे। पहला दावा ब्रिटिश नेवी ने किया था। उनके मुताबिक F-35 फाइटर जेट अपनी नियमित उड़ान भर रहा था तो उस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। इसी दौरान पता चला कि उसमें फ्यूल भी कम है, इसी वजह से भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरा दावा कि इस फाइटर जेट ने चोरी छिपे भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने इसको ट्रैक किया, इसके कुछ फंक्शंस खराब कर दिए, जिसकी वजह से पायलट को मजबूरन लैंडिंग करनी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर ब्रिटिश नेवी ने खराब मौसम का जो तर्क दिया है उसको कई रक्षा विशेषज्ञों ने
पूरी तरह से नकार दिया है। इसकी वजह यह है कि F-35 फाइटर जेट हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है, जैसे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, कोहरा हो, बर्फीली तूफान हो, कुछ भी हो। ये मौसम की सबसे खराब परिस्थितियों में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। इसकी वजह है F-35 में लगे एडवांस एवियोनिक्स रडार सिस्टम और सेंसर फ्यूजन। इन उपकरणों की मदद से ये फाइटर जेट हर तरह के मौसम में युद्ध लड़ने में सक्षम बनाया गया है। मतलब यह है कि खराब मौसम में इमरजेंसी लैंडिंग वाला तर्क सही नहीं है। ब्रिटिश नेवी का दूसरा तर्क यह था कि फाइटर जेट में फ्यूल कम था, जबकि सच तो यह है कि यह एयरक्राफ्ट युद्ध के अभ्यास के लिए नियमित उड़ान भर रहा था और एयरक्राफ्ट की SOP के तहत फाइटर जेट में फ्यूल पूरी तरह से भरा जाता है। कम फ्यूल होने पर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा हो सकता है, और अगर सिर्फ फ्यूल कम होने की वजह से ये लैंड किया था तब तो ये तुरंत फ्यूल भरने के बाद टेक ऑफ कर सकता था। तो हुआ क्या? जब ये फाइटर जेट भारतीय एयरपोर्ट पर उतरा था तब भारत ने फाइटर जेट में फ्यूल भरवा दिया था, बावजूद इसके उड़ान क्यों नहीं भर पाया? कुछ दिन बाद एक नया दावा किया गया। इस बार कहा गया कि फाइटर जेट के हाइड्रोलिक्स में खराबी आ गई और इसी वजह से विमान दोबारा उड़ान नहीं भर पाया था। अब ये सोशल मीडिया पर तो मीम्स का, चुटकुलों का पूरा भंडार बन गया था F-35। किसी भी फाइटर जेट में देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम काफी महत्वपूर्ण तो होता है, क्योंकि इससे कई अहम उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे लैंडिंग गियर, ब्रेक, फ्लाइट कंट्रोल सरफेस। इन्हीं की मदद से फाइटर जेट हवा में उड़ान भरता है और कलाबाजियां करता है। फाइटर जेट्स की बात हम कर रहे हैं तो आपको यह भी बताते हैं कि पिछले 62 सालों से भारतीय वायुसेना में सर्विस दे रहा MiG-21 इस साल सितंबर में रिटायर होने वाला है। 19 सितंबर के बाद से भारतीय वायुसेना MiG-21 का इस्तेमाल बंद कर देगी। MiG-21 ने भारत पाकिस्तान के दो बड़े युद्धों में 1971 में और 1999 में करगिल के युद्ध में, दोनों में ही अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा इस फाइटर जेट ने 1965 युद्ध, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान बड़ा काम किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MiG-21 बाइसन को भारत ने रशिया से खरीदा था। इसे साल 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारत ने उस वक्त 900 MiG-21 जेट खरीदे थे, जिनमें से अब केवल 36 ही बचे हैं। 900 में 660 MiG-21 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में ही बनाया था, क्योंकि रशिया से भारत ने इस विमान को असेंबल करने के अधिकार और तकनीक भी ले ली थी। रशिया, चाइना के बाद भारत इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले सबसे बड़ा देश रहा है। हालांकि रशिया ने साल 1985 में ही MiG-21 का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहा था। रक्षा मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक MiG-21 का एक दुखद पहलू भी है। पिछले करीब 60 सालों में 400 से ज्यादा, जी हां 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा हमारे जाबाज पायलट्स मारे गए। इन्हीं वजहों से MiG-21 को उड़ता ताबूत, विडो मेकर यानी सुहाग उजाड़ने वाला भी कहा गया। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बहुत दिलचस्प है। भारत में किसी की उम्र 60 साल की हो जाती है, मान लिया जाता है कि अब तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई, व्यक्ति बुढ़ापे की एज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की वजह से आज के दौर में ये सच नहीं है। अब व्यक्ति की जीवन आयु बढ़ने की वजह से 60 साल जीवन के अंतिम पड़ाव का संकेत ना होकर मिडिल एज का दौर है। इसीलिए अब अगर कोई व्यक्ति 60 साल की आयु पार कर चुका है तो उसे बुजुर्ग समझने की भूल ना करें। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में विकसित देशों का हर तीसरा बच्चा 100 साल तक जिएगा। इसका मतलब हुआ कि 60 साल की उम्र उसके लिए ओल्ड एज नहीं बल्कि मिड एज होने वाली है। यानी अब लोगों की इच्छा शक्ति, खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की वजह से बुढ़ापा देरी से आएगा। वास्तव में मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन बुढ़ापा जीवन का कटु सत्य। यानी जो जन्म लेगा उसका मरना तय है और जो जिएगा उसका बूढ़ा होना भी तय है। यानी एक उम्र के बाद बाल सफेद होना, स्किन पर झुर्रियां आना, हड्डियां कमजोर होना, पाचन तंत्र कमजोर होना, यहां तक कि स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
लेकिन सत्य यह भी है कि जिस तरह कोई मरना नहीं चाहता उसी तरह से कोई बूढ़ा भी नहीं होना चाहता, और इसी सोच ने अब 60 की उम्र को 30 में बदल दिया है। नेचर जर्नल द्वारा साल 2021 में की गई एक रिसर्च का कहना है कि बुढ़ापा कैलेंडर की उम्र से नहीं, शरीर की जैविक स्थिति से तय होता है। यानी व्यक्ति कितना फिट है, उसकी सोचने समझने की क्षमता किस तरह का काम कर रही है, यही तय करता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ी है या फिर वाकई उस पर बुढ़ापे का असर हो रहा है। पिछली शताब्दी तक माना जाता था कि 55 या 60 वर्ष की उम्र से व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। हालांकि उम्र की यह सीमा रिटायरमेंट की एज, शारीरिक कमजोरी, बीमारियों की वजह से होने वाली परेशानियों पर आधारित थी। तब दुनिया के तमाम देशों में जीवन जो प्रतिशत है वो औसतन अगर आप देखिए 60 से 65 आसपास था। इसीलिए 60 साल की उम्र को जिंदगी का आखिरी दौर माना जाता था। द लैंसेट की वर्ष 2022 की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि अब बुढ़ापा 60 या 65 साल पर शुरू नहीं होता, बल्कि ये उम्र बढ़ गई है। जापान जैसे देश में जहां जीवन जो प्रत्याशा है वो 84 साल से ज्यादा है, वहां बुढ़ापा 70 साल के बाद ही से ही शुरू होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस उम्र के आसपास है और इस खबर को देख रहे हैं, आपको जीने के लिए एक नया जोश आएगा, एक नई ताकत, एक नई हिम्मत आएगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है किसी व्यक्ति के जन्म के समय से लेकर उसके जीवित रहने के औसत संभावित सालों की संख्या, यानी व्यक्ति अनुमानित कितने साल तक जीवित रह सकता है। अब वक्त बदल चुका है, कई बीमारियों का इलाज खोज लिया गया है, समय पर सही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। वास्तव में उम्र का असर कम उम्र में नजर आ रहा है। WHO के मुताबिक भारत में साल 2024 में औसत जो जीवन प्रत्याशी पुरुषों के लिए लगभग 71 साल है, 70 साल और 8 महीने के आसपास। महिलाओं के लिए 74 साल ज्यादा है, लगभग 4 साल ज्यादा है, जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा 80 साल से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो औसतन 15 से 25 साल और जीवित रह सकता है, और वो भी सक्रिय रूप से। आधुनिक रिसर्च उम्र की संख्या के बजाय शारीरिक मानसिक स्थिति पर जोर देता है। हो सकता है कि 60 साल के दो अलग अलग लोग शारीरिक मानसिक रूप पूरी तरह से अलग हो सकता है कि एक व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो, तनाव से दूर हो, हेल्दी भोजन करता हो, और उसका शरीर 45 या 50 साल के व्यक्ति जैसा भी अंदर से हो सकता है। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि बुढ़ापा तब शुरू होता है जब जीवन प्रत्याशा के अंतिम 15 साल बचे हों, यानी बुढ़ापा अब 65 के बाद शुरू होता है और इसे और आगे ले जाया जा सकता है। ये बात समाज में बदलाव को दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 60 साल का व्यक्ति कम उम्र का हो गया, उम्र उसकी उतनी ही है, लेकिन वो कम उम्र के व्यक्ति जितना फिट और बेहतर दिखने लगा है। 60 साल की उम्र के लोग भी जिम जा रहे हैं, ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सहारा लेने के बजाय सहारा दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव है, दूसरा करियर शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये बदलाव शहरों में ज्यादा है, गाँव की तस्वीर अभी भी पुरानी जैसी ही कई जगहों पर है। अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर मानसिक रूप से सक्रिय रहता है तो उसका दिमाग उम्र बढ़ने के बाद भी बहुत तेज बना रहता है, इसलिए सीखना जारी रखना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा संदेश इसका यही है कि सीखते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए। दिमाग अगर स्वस्थ है और शरीर को आप स्वस्थ रखेंगे तभी अंदर से आपकी उम्र कम होगी। अब भारत में बढ़ती उम्र के बाद भी लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, कई क्षेत्रों में देखिए अधिक उम्र के लोग युवाओं की तरह सक्रिय हैं, बेहतर जीवन शैली को अपना रहे हैं, समय पर इलाज करा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बहुत दिलचस्प है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने आने वाले दिनों में सोने के गहने बनाने हैं और वो लाख रुपए तोले का सोना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। महंगे गोल्ड ने आम ग्राहकों के लिए ज्वेलरी खरीदना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि जितने ज्यादा कैरेट का गोल्ड होगा वो उतना ज्यादा महंगा होगा। अब कारोबारियों ने इस मुश्किल का तोड़ खोज निकाला है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, दाम अचानक से नहीं घटा है, लेकिन आपके लिए कम खर्च कैसे हो सकता है? कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए हल्के और कम कैरेट वाले आभूषणों का चलन बढ़ने लगा है। यानी अब आप 9 कैरेट गोल्ड में भी आभूषण खरीद सकते हैं। लेकिन इसको क्यों गोल्ड माना जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने ज्वेलर्स की मांग के बाद 9 कैरेट गोल्ड को हॉलमार्किंग के दायरे में लाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद 375 PPT वाले गोल्ड गहनों की बिक्री शुरू हो सकेगी। 9 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 37,000 से 38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है।
अब तक 24, 23, 22, 20, 18, 14 कैरेट तक के गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर ही हॉलमार्क जरूरी थी। 9 कैरेट गोल्ड में हॉलमार्किंग से ग्राहकों को कई फायदे होंगे। एक तो यह कि कम कीमत होने से मिडिल क्लास को गोल्ड खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, इसमें शुद्धता की गारंटी मिलेगी। 9 कैरेट मतलब 9 कैरेट। साथ ही इसमें लोगों का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि हॉलमार्क होने से ठगी नहीं हो सकेगी। क्वालिटी कंट्रोल होगा। ज्वेलर्स को BIS के नियमों का पालन करना ही होगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो 22 या 24 कैरेट के महंगे गहने नहीं खरीदना चाहते। प्योरिटी कीमत वाले गहनों के जरिए उनका ज्वेलरी पहनने का सपना भी पूरा होगा। बीते कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। मामूली गिरावट के बाद गोल्ड प्राइस 1 लाख रुपए के करीब बना हुआ है। इसकी वजह से ग्राहक भारी वजन वाले या हाई कैरेट वाले गहने नहीं खरीद पा रहे। सोने की शुद्धता की बात की जाए तो यह भी कैरेट के हिसाब से तय होता है। 24 कैरेट गोल्ड यानी कितना शुद्ध? लगभग 99.9%, ऑलमोस्ट 100%। 23 कैरेट गोल्ड 95.8%, 95.8%। 22 कैरेट और नीचे ज्यादातर आप देखेंगे जो ज्वेलरी, क्योंकि जब सोने को अलग अलग आकार में आभूषण बनाना होता है तो माना जाता है कि 22 कैरेट के आसपास का इस्तेमाल होता है। इसकी शुद्धता हो गई 91%, 91.6%। 20 कैरेट 83.3% शुद्धता। 18 कैरेट 75% शुद्धता। बहुत सारे डिजाइनर्स आजकल ज्यादातर 18 कैरेट गोल्ड का ही इस्तेमाल करके आभूषण बना रहे हैं, तो ये 75% प्योर है। और जो 9 कैरेट का गोल्ड है वो 37.7% शुद्ध ही माना जाएगा। IBJ के मुताबिक महंगे दाम की वजह से जून में गोल्ड डिमांड करीब 60% गिर गई थी। पिछले महीने महज 35 टन सोने की बिक्री हुई, जो कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही। डिस्काउंट के बावजूद डिमांड में रफ्तार नहीं लौटने से ज्वेलर्स को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में ज्वेलर्स हल्के और सस्ते गहनों को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे बाजार में जो कैश फ्लो है वो कम से कम बना रहेगा। लोग कम प्योरिटी वाला ही सही, कम से कम खरीद बिक्री तो शुरू होगी। छोटे ज्वेलर्स हैं उनको एक राहत मिलेगी। BIS का ये कदम कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि हॉलमार्किंग के जरिए ग्राहक कम प्योरिटी वाले गहनों को भी भरोसे के साथ खरीद पाएंगे। इससे ज्वेलरी मार्केट में रफ्तार लौटेगी। महंगे गोल्ड के बीच ये नया ट्रेंड कारोबारियों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है।